Hi everyone, I am Monica and in today's video we will start our next topic, that is post-fertilization structures and events. And this is a small topic, we will cover it fast. Post-fertilization structures and events. Following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है एंड ओवरी क्या है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोस्पर्म, और ये वाला पार्ट है ना, इतना जो हम लास्ट में अब एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी तक पढ़ेंगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप बिल्कुल फोकस से आराम से सुनिए, ठीक है। अब एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब पहली लाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले होती है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, ठीक है। इसलिए एंडोस्पर्म पहले से ही डेवलप हो जाता है ताकि एम्ब्रियो को कोई भी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो हमारी 3N सेल बनी थी, वो डिवाइड करती है रिपीटेडली एंड फॉर्म से ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द developing embryo. In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. अब ज्यादातर केसेस में क्या है कि जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड करता है, माइटोटिकली बार बार डिवाइड करता है, और फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं ये भी, ठीक है। जैसे हम एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन कर रहे थे, वहां पे हमने देखा था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती थी। ऐसे ही एंडोस्पर्म, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बन रहा होता है तब भी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर। बाद में सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। वही बात होगी, पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और बाद में उनके बाहर सेल वॉल ले डाउन कर दी जाती है, जिससे कि वो सेल्यूलर बन जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट इसका साफ साफ एग्जाम्पल है। कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन जो उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, ओके। एंड एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो एंडोस्पर्म क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है, मतलब एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो है वो उस एंडोस्पर्म को पूरा यूज कर लेगा अपने ही न्यूट्रिशन में। जैसे कौन कौन से एग्जांपल हैं, पी, ग्राउंडनट, बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। अब कुछ सीड्स के अंदर जैसे कि पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो सीड होता है वो क्या होता है, वो नॉन एंडोस्पर्मस होता है। इनको हम नॉन एंडोस्पर्मस बोलते हैं, पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स को, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म है वो यूज हो चुका है, एम्ब्रियो ने उसे यूज कर लिया, ठीक है। ये है नॉन एंडोस्पर्मस। लेकिन कुछ के अंदर, मैच्योर सीड्स के अंदर भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वो फुल्ली कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो उससे बोलते हैं हम एंडोस्पर्मस सीड्स। और उनके एग्जांपल हैं कैस्टर एंड कोकोनट, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कोकोनट में तो व्हाइट कर्नल आपने देख ही लिया है, वो क्या है, एंडोस्पर्म ही तो है। एंड बी यूज अप, और जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तब ये वाला पार्ट यूज होता है जो बच जाता है, ठीक है। अब हमें दिखा रखा है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैस्टर पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट। इनके अंदर हमें पता चल गया कि कौन एंडोस्पर्मस है और कौन नॉन एंडोस्पर्मस है। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। और ये हमें एग्जांपल दिखा रहा है कि एक टिपिकल डाइकोट का एम्ब्रियो और एक टिपिकल मोनोकोट का एम्ब्रियो, क्योंकि ग्रासिस क्या मोनोकोट है। ये वाला हमें डाइकोट का एम्ब्रियो दिखा रखा है, ठीक है। डाइकोट के अंदर मतलब दो कोटिलिडोन्स हैं, ये दो कोटिलिडोन्स है। वही बात है, यहाँ पे रेडिकल है, ये रूट कैप है, क्योंकि जो रूट बनती है ना उसके नीचे रूट कैप होती है, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है। तो ये रेडिकल रूट में डेवलप हो जाएगी। ये वाला रीजन क्या है, इधर एपिकोटाइल होता है और इधर हाइपोकोटाइल होता है, ये वाला हाइपोकोटाइल रीजन है। ये दोनों कोटिलिडन्स हो गए, ये प्लूम्यूल हो गया। ये आप पहले ही ये डायग्राम हो चुका है, सेम डायग्राम हम पढ़ चुके हैं इस डायग्राम को। तो अब हम मोनोकोट के एम्ब्रियो को पढ़ते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके अंदर क्या है, ये वाला रीजन नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे कोलियो राइजा है। पहले इसका थ्योरी पार्ट मैं आपको समझाती हूँ, बाद में आपको डायग्राम से समझ आएगा।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम्ब्रियो। Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। देखो एम्ब्रियो कहाँ पर बनता है, इन्होंने बोला है माइक्रोपाइलर एंड पे, तो सीधी सी बात, आप जाओ सीधा एम्ब्रियो सैक के अंदर, सिनर्जिड्स देखो, उनके साथ एग सेल देखो कहाँ पर थी, माइक्रोपाइलर एंड पे थी। अब वो एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके वहां पर ही क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा माइक्रोपाइलर एंड पे, और वही जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होगी और वहीं पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इसलिए इन्होंने बोला एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। बिल्कुल अभी सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एंश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocots and dicots। तो ये important है बहुत ज़्यादा। The early stages of embryogeny are similar in both monocots and dicots। चाहे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखो दोनों का कितना डिफर कर रहा है, मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो कितने डिफर हैं, लेकिन इनकी जो एम्ब्रियोजेनी की स्टेजेस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, कुछ खासकर कुछ अर्ली स्टेजेस। ठीक है, हमें अब डाइकोट का एम्ब्रियो दिखा रखा है, जिसके अंदर हमने डाइकोट के एम्ब्रियो की तो डेवलपमेंट भी पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रो एम्ब्रियो होता है, फिर वो ग्लोबुलर में कन्वर्ट होता है, फिर हार्ट शेप एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक टिपिकल डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडोन्स। दो कोटिलिडोन्स हमें दिखा रखे हैं, ये हमने ऊपर अभी देखा है, ये इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम है एक पर्टिकुलर डाइकोट के एम्ब्रियो का। यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, ये ऐसी पूरी एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके ये यहाँ पे साइड में हमें दो कोटिलिडोन्स दिखा रखे हैं। एंड द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स इज द एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप, and the cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle that terminates at the lower end in the radical or root tip, and the root tip is covered with a root cap। अब ये देखो, जो ये हमारी लगा लो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ तक, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप के ऊपर यहाँ पे क्या है, एपिकोटाइल है, नीचे वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइलर रीजन से क्या है, यहाँ पे कोटिलिडोन्स निकल रहे हैं, ये प्लूम्यूलर पार्ट है, ये रेडिकल हो गया और रूट कैप हो गई नीचे। ठीक है, डाइकोट की प्रॉपर्टी है ये रूट कैप। फिर बात करते हैं एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट्स, पोजेस ओनली वन कोटिलिडोन्स है, इसलिए हम इन्हें मोनोकोट्स बोलते हैं। इन द grass family the cotyledon is called scutellum that is situated towards one side lateral of the embryonal axis। अब ग्रास फैमिली के कोटिलिडोन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the grass family, one cotyledon is called scutellum and that is situated towards one side that is lateral of the embryonal axis। अब जैसे ये देखो, ये embryonal axis है हमारी, ये scutellum है, बिल्कुल बाहर अलग ही निकला हुआ है, तो ये बिल्कुल laterally क्या बोलते हैं, कोई भी चीज होती है ना, जैसे ये ऐसे इसका हम vertical part करते हैं, तो जो जिस लाइन को ये vertical part है, ये इसका medial portion है बीच में, और जो साइड ये साइड है, जैसे ये साइड है, इनको हम बोलते हैं laterally। ठीक है, ये लेटरल रीजन्स हो गया। तो जो स्क्यूटेलम है ये सिटेटेड होता है लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप, इसमें भी रूट कैप है डाइकोट की तरह, इंक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ये शीथ है, ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, कॉल्ड द कोलियोराइजा। अब मैं आपको कोलियोराइजा दिखाती हूँ। देखो, ये रेडिकल पार्ट था, इसके नीचे रूट कैप थी, और रूट कैप के नीचे एक शीट होती है जो पूरी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मतलब अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं मोनोकोट के एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, ये कोलियोराइजा हो गया। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। वो जो इसके अटैचमेंट से ऊपर का लेवल होता है, इधर वाला रीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइलर रीजन बोलते हैं। And epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure that is coleoptile। अब ये hollow foliar structure है, ये coleoptile है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है वो क्या है, वो है कोलियोराइजा, और होलो फोलियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है कोलियोपटाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ पे, अब पूरा डायग्राम समझते हैं। ये हमारा मोनोकोट का टिपिकल एम्ब्रियो है, नीचे वाला जो हाइपोकोटाइलर रीजन है ये, इससे क्या निकलती है, रेडिकल होता है,
रूट कैप होती है, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जिसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ये तीनों पार्ट हो गए आपके। अब ये वाला रीजन क्या है, जो एपिकोटाइल वाला पार्ट होता है उससे क्या निकल रहा होता है, कोलियोपटाइल निकल रहा होता है, शूट एपेक्स। ठीक है, ये वाला रीजन जो जहाँ पे ये वाला रीजन है ना, जैसे जो जस्ट अब मेरा ये जो कर्सर है, ये यहाँ पे ये वाला क्या है, शूट अपेक्स है, और इसके जस्ट ऊपर ये क्या है, कोलियोपटाइल, और लेटरली एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली क्या है, एक सिंगल कोटिलिडोन है जिसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब ये एपिब्लास्ट क्या है, ये एपिब्लास्ट शायद तक ना जो सेकेंडरी कोटिलिडोन होता है, जो कि एक तरह से डीजेनरेट हो चुका है, मोनोकोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। ठीक है, दैट इज एपिब्लास्ट। अब बढ़ते हैं सीड के बारे में। सीड क्या है, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर का जब हमने शुरुआत किया था ना, तभी हमने बोला था कि फ्लावर एंड सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सीड क्या है, is the final product of the sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule। क्या है, seed, ovule से seed बनता है, fertilized ovule से seed। Seeds are formed inside fruits के अंदर बनते हैं, और fruit किससे बना है, ovary से। Its seed typically consist of a सीड कोट होता है। सीड, अब सीड का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर क्या है, सीड के अंदर टिपिकली एक सीड कोट होती है, कोटिलिडोन्स होते हैं, और एक एम्ब्रियो की एक्सिस होती है, क्योंकि वही सीड है, उसी सीड के अंदर हमारा क्या है, अगर एंडोस्पर्मस है तो उसके अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो तो होता ही होता है। क्योंकि सीड से हम कोई प्लांट क्यों उगा पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सीड के अंदर प्रेजेंट है, और वो क्या है, वो है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है और कुछ सीड्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीड कोट होता है, उनके अंदर कोटिलिडोन होता है और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। द कोटिलिडोन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, जैसे कि एज इन लेग्यूम्स के अंदर है। लेग्यूम्स के अंदर जो कोटिलिडोन्स हैं वो क्या है, थिक होते हैं और स्वॉलन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर खूब फूड रिजर्व्स होता है, फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है लेग्यूम के सीड्स के अंदर। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस बोल दो, चाहे एक्स एल्ब्यूमिनस बोल दो, या फिर नॉन एंडोस्पर्म बोल दो, नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एंडोस्पर्मस, सबका मतलब एक है कि एंडोस्पर्म था वो कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीटली कंज्यूम किस में हो चुका था, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, जैसे हमने पढ़ा था पी और ग्राउंडनट। अब पी ग्राउंडनट के सीड्स क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। ठीक है, albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used during embryo development, जैसे wheat, maize, barley, castor, इनके अंदर इनके जो सीड्स होते हैं वो क्या हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं, उनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और तभी हम वीट, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम वीट कंज्यूम करते हैं, उनका जो एंडोस्पर्मस पार्ट है वही हम कंज्यूम कर पाते हैं, उसका न्यूट्रिशन हम ले रहे होते हैं। ठीक है, ओकेजनली इन सम सीड्स के अंदर क्या है, जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट के अंदर रेमनेंट्स ऑफ न्यू सेलेस आर आल्सो परसिस्टेंट। कईयों के अंदर क्या है, न्यू सेलेस भी प्रेजेंट होती है। न्यू सेलेस क्या था, जो हमने एम्ब्रियोसेक का डायग्राम पढ़ा था, सबसे आउटर हमने इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे, फिर हम अंदर न्यू सेलेस और उसके अंदर हमने एम्ब्रियोसेक वो देखा था, एम्ब्रियो देखा था, एम्ब्रियोसेक। तो जो न्यू सेलेस जो आउटर प्रेजेंट था एम्ब्रियोसेक के, वो न्यू सेलेस, वो जो उसका काम भी क्या था, उसका काम भी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था। तो कुछ सीड्स के अंदर क्या है, जैसे ब्लैक पेपर और व्हीट के अंदर न्यू सेलेस भी परसिस्टेंट करता है, और इस परसिस्टेंट न्यू सेलेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म क्या है, रेमनेंट ऑफ न्यू सेलेस है। एग्जाम्पल क्या है पेरिस्पर्म के, ब्लैक पेपर एंड बीट। ओके, इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। अब जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो किसमें फर्दर कन्वर्ट हो गए, वो सीड कोट बना ली उन्होंने। द माइक्रोपाइल जो पार्ट था जहां से पोलन ट्यूब एंटर करी थी, वो किसमें डेवलप हो जाता है, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और ये माइक्रोपाइल, क्योंकि जो सीड कोट होती है ना, फूड जैसे आपने चना देखा हुआ, चने के ऊपर क्या है कि जो उसकी सीड कोट होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसके थ्रू वाटर या फिर कुछ एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जो माइक्रोपाइल क्या होता है, एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू वाटर और ऑक्सीजन एंटर कर सकती है। एज द सीड मेच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, ये कम हो जाता है, वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस हो जाता है सीड के मैच्योरेशन के टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी, 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। एंड द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, और एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो एक
स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है जस्ट बिफोर मैच्योरेशन, तो वो स्टेट क्या होती है, डोरमेंसी बोलते हैं उसे। और अगर कोई फेवरेबल कंडीशंस हमने दे दी, ये डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डोरमेंसी की वजह से क्या है, हम वीट या ग्रेन्स जो भी हम कंज्यूम करते हैं उनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जो सीड हमने गोडाउन्स के अंदर या जैसे स्टोर करके रख रखे हैं, तो वो क्या है, वो सारे डोरमेंट कंडीशन में है, उनका जो मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, और उनकी जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। ओके, लेकिन इतने भी डाउन डाउन मतलब वो एम्ब्रियो सरवाइव जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू फेवरेबल कंडीशन। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे हमने उन्हें खेत के अंदर या एग्रीकल्चरल यूज में ले लिया, उसे मॉइस्चर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, सुटेबल टेम्परेचर मिल गया, वो जर्मिनेट कर जाता है एज अ प्लांट। एंड एज ओव्यूल्स क्या है, मैच्योर इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। अब ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, इसीलिए एक फ्रूट के अंदर ही सीड इंक्लोज होते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। ये देखो, फ्रूट की वोल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, और इसका फंक्शन क्या था, प्रोटेक्टिव। हमने फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में इसे देखा था, ठीक है, पेरिकार्प एंड सीड्स को, और पेरिकार्प का फंक्शन प्रोटेक्टिव इन नेचर। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी हो सकते हैं जैसे गवावा, मैंगो, ऑरेंज एटसेट्रा, और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। Many fruits have evolved mechanism for seed dispersal। अब जैसे पोलन को डिस्पर्स करने के लिए पोलिनेशन था ना, वैसे सीड का डिस्पर्सल करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म है। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व्ड डिस्पर्स मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड रिकॉल द क्लासिफिकेशन फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। इसमें हमें इतना बता नहीं रखा, लेकिन जैसे वोटर के अंदर है, वोटर कोकोनट का जो सीड होता है ना, वो वोटर के थ्रू डिस्पर्स होता है दूसरे एरियाज तक, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं हम, इनके सीड का डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं। हाउएवर इन ए फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल के अंदर क्या है, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू के अंदर, द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट का क्या मतलब होता है, ओनली ओवरी है वही फ्रूट में डेवलप हुई है, क्योंकि और पार्ट्स थे जो सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस होते हैं, वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, और वो डीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, जो एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, कैशू है, उनके अंदर जो थैलेमस, थैलेमस क्या रीजन होता है, जिसके ऊपर सारे फ्लावर के ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, जो स्टेमन, पिस्टिल और पेटल, सेपल्स कहाँ के पर अटैच होते हैं, वो नीचे एक रिसेप्टेकल लाइक ऑर्गन होता है ना, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। अब जो एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी के अंदर ये थैलेमस है ना, ये भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनके फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अब एग्जांपल पूछा जाता है फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स बताइए, और एग्जांपल पता है तो इनके अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है फ्लावर का, तो वो थैलेमस है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप only from the ovary and are called true fruits, although in most of the species fruits are the results of fertilization। ठीक है, देयर आर ए फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशीज के अंदर क्या है, अब देखो फ्रूट क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ है ज्यादातर स्पीशीज के अंदर, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, और ऐसे ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ऐसी प्रोसेस को जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप होता है, वो होता है पार्थिनोकार्पी। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और बनाना इसका एक एग्जांपल है। अब एक बात देखो, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स और पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा है। पार्थिनोजेनेसिस होता है विदाउट मेल गैमीट, फीमेल गैमीट का ही सीधा डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना लेना, वो होता है पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोकार्पिक में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन। अब बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस होते हैं। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ये सीडलेस होते हैं क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। और पार्थिनोकार्पी आजकल हम अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स आ गए हैं जिससे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हैं। आजकल क्या है, सीडलेस टोमेटो, ऑरेंजेस और ये भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम्स है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। ये हमें क्या दिखा रखा है यहाँ पे, सबसे पहला डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, और बी रीजन में ये हमें कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। सीड के अंदर क्या है, ये कोटिलिडोन्स हैं, और कुछ
यहाँ पे माइक्रोपाइलर पार्ट होता है। माइक्रोपाइल क्या थी, वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन एंटर करती है। एंड ये वाटर ऑक्सीजन ये भी कब एंटर करती है, जब हम उन्हें एग्रीकल्चरल यूज में लेने लग जाते हैं, तब वाटर एंड ऑक्सीजन एंटर करती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो वैसे भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वाटर तो हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तभी एंटर करेगा ना, तो वो माइक्रोपाइल उसका वो पार्ट है। अब ये हमें उसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है सीड का, बीच में से सीड कोट, बाहर आउटर, अंदर क्या है, अगर एंडोस्पर्मा सीड है तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, अंदर क्या है, कोटिलिडोन प्रेजेंट है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस होता है, और एपिकोटाइल होता है वो शूट एक्सिस होता है। और ये क्या है, नीचे रूट टिप है, ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम है। अब इतना का रीजन है ना, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये वाला पार्ट है रूट टिप, ये वाला है शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर बल्ज आउट हो गया ना, ऐसे देखो ऊपर की ओर, तो ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। ये वाला रीजन हाइपोकोटाइल हो गया। ठीक है, और जैसे ये अब हमें शायद तक अनियन का दिखा रखा है ये, और आई विल कंफर्म इट लेटर। ये क्या है, हमें इसके बार बार सीड कोड दिखा रखी है। ये एंडोस्पर्म है, इसके अंदर एक सिंगल कोटिलिडोन है, ये सिंगल कोटिलिडोन है, रूट टिप है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, एंड ये कोटिलिडोन है। अब देखो, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है और रूट टिप और शूट एपिकल मेरिस्टम तीनों एकदम कंटिन्यूएशन में है। ये देखो यहाँ पे भी हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, रूट टिप, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट टिप, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। तो बिल्कुल इनके एरोज को ध्यान से देखें कि कहाँ पे कौन सा एरो जा रहा है। ए बी सी ऐसे क्रॉस मैच के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ए बी सी डाल के पूछा जाएगा कि क्या क्या पार्ट है। आपको ध्यान से डायग्राम को पढ़ना है दोबारा। अब ये क्या है, हमें मोनोकोट का सीड दिखा रखा है। बाहर क्या है, पेरिकाप है, बिल्कुल बाहर। ये अंदर एंडोस्पर्म है, ये हमारा सिंगल कोटिलिडोन, उसको हम क्या बोल रहे थे, स्क्यूटलम, और नीचे कोलियोराइजा, रेडिकल, ऊपर प्लूम्यूल और कोलियोपटाइल। वही रीजन हो गया दोबारा जो हमने एम्ब्रियो में देखा, क्योंकि ये वाला रीजन हमें क्या है, ये एक मोनोकोट का सीड दिखा रखा है। अब सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, तो ये हमें उसमें मोनोकोट का एम्ब्रियो दिखा दिया। मोनोकोट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूम्यूल, कोलियोपटाइल एंड स्क्यूटेलम जो सिंगल कोटिलेडोन है। और एक पार्ट सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और बाहर वाली कवरिंग होगी पेरिकाप। पेरिकाप क्या है, जो फ्रूट की वॉल होती है, लेकिन कुछ सीड्स के साथ वो बिल्कुल अटैच होती है, तो उसे बोल दिया पेरिकाप यहाँ पे। ठीक है, ये हमें एक एप्पल का दिखा रखा है। बाहर वाला रीजन है थैलेमस हो गया, क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप हुआ है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये अंदर सीड है। अब देखो, अब सीड है, अब सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होता है, तो ये इसके अंदर हमें दिखा नहीं रखा इतना, लेकिन बाहर देखो, जो पेरिकाप है उसके भी पार्ट है, एपिकाप, मीजोकाप एंड एंडोकाप, तीन रीजन होते हैं पेरिकाप के भी। तो बाहर वाला जो बिल्कुल बाहर जो ये लाइन है ना, ब्लैक लाइनिंग, ये क्या हमारी एपिकाप है। अब एंडोकाप कौन सी है और मीजोकाप कौन सी है, वो आप देखो, ये वाला रीजन है, ये इसका मीजोकाप है, और जो इसके साथ बिल्कुल ये वाली बाउंड्री है, फ्लावरी बाउंड्री, ये क्या है, हमारी एंडोकाप है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या है, ए बी से क्वेश्चन आ गया, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मीजो, वैसे एंडोकाप तो वैसे भी सबसे अंदर वाला होगा, वो एंडोकाप ही होगा, जनरल सी बात है। ये वाला हमारा स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल दिखा रखा है, अंदर थैलेमस है, और ये बाहर इसके पार्ट को, आउटर पार्ट को बोलते हैं एकीन। ठीक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमने कर लिया, बनाना एग्जांपल, ये फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब सीड्स का फायदा क्या है हमें, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं जैसे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है। इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, क्योंकि किसकी केस में बात कर रही हूँ मैं, ये बात कर रही हूँ मैं एंजियोस्पर्म के केस में। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये तो हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादातर होता है, या फिर विंड पॉलिनेशन होता है, ये इसीलिए पॉलिनेशन पॉलिनेशन ये तो वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर, लेकिन सीड का फॉर्मेशन है वो वाटर पे डिपेंड करता है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरिया। सीड डिस्पर्सल के थ्रू क्या है, एंजियोस्पर्म अपनी जो वैरायटी है, अपनी स्पीशीज को वाइडर एरिया तक मतलब फैला सकते हैं। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स। अब सीड्स के अंदर क्या है, फूड रिजर्व होता है, तो जो यंग सीडलिंग्स हैं आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। अब देखो,
सीड्स के अंदर क्या था, ज्यादातर सीड्स जो एंडोस्पर्मस होते हैं उनका जो एम्ब्रियो है, हमने सीड बो दिया तो एम्ब्रियो जब ग्रो कर रहा होगा, उसका प्लूम्यूल स्टेम में ग्रो कर रहा होगा, रेडिकल रूट में ग्रो कर रही होगी, तब तक जब तक उसके ग्रीन लीव्स नहीं आ जाते तब तक तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिशन उस सीड के अंदर ही पैक्ड है एंडोस्पर्म की फॉर्म में, इसलिए सीड एक वहां पे काम का हुआ। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो को, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, इसलिए being product of sexual reproduction they generate new genetic combinations and leading to variations। ठीक है, ये तो आपको पॉइंट अच्छे से बिल्कुल समझ आ गया होगा कि वेरिएशंस आती हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो सीड के कितने फायदे हो गए, सीड डिस्पर्सल में काम करेगा, फूड रिजर्व प्रोवाइड करेगा अनटिल अनलेस फोटोसिंथेसिस ना हो, भाई इसकी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना हो तब तक तो, और हार्ड सीड कोट है उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड एक प्रोडक्ट है इसीलिए क्या होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी होंगे। ठीक है, अब देखो, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and to raise the crop to the in the next season। तो हमें सीड को स्टोरेज करने के लिए उसकी दो प्रॉपर्टी काम आती है, डोरमेंसी मैंने आपको बताया था एंड डिहाइड्रेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और ये समझने की बात भी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, can you imagine agriculture in the essence of seeds and in the presence of seeds which germinate straight away soon after the formation and cannot be stored। ऐसा हो कि भाई सीड है वो उसी टाइम ही जब वो प्रोड्यूस हुआ उसी टाइम अगर वो जर्मिनेट करे तो एक तो हमें फूड नहीं मिलेगा, एक हम नेक्स्ट सीजन में क्रॉप भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसलिए डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। देखो, अब हमने जैसे पोलन वायबिलिटी पढ़ी थी, ऐसे सीड भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वायबल होते हैं। ऐसे नहीं है कि आज हमारे पास एक व्हीट ग्रेन है और तुमने उन्हें स्टोर कर रखा है व्हीट ग्रेन को, और तुम उनका 10-20 साल बाद में उन्हें मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक सीड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वायबल होते हैं, जैसे पोलन वायबिलिटी होती है। सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स के लिए भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी वायबिलिटी डिपेंड करती है, लेकिन कुछ सीड्स हैं वो अलाइव रहते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और ये एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड yet viable seeds. The oldest is that of the lupine, Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra। आर्कटिक टुंड्रा एक रीजन है, वहां पर एक प्लांट है ल्यूपिनस आर्किटस। ठीक है, उसका जो सीड है वो क्या है, अभी भी वायबल है। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years of dormancy। ठीक है, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 years old viable seed is of the date palm, that is Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King's Herod's Palace near the Dead Sea। डेड सी के पास क्या है कि किंग हेरोड्स पैलेस था, वहां पर जब हम जैसे कि खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तब क्या है वहां पे हमें डेट पाम के सीड मिले, और वो सीड क्या है अभी भी वायबल है, और वो सीड था लगभग 2000 ईयर ओल्ड। डेट पाम का साइंटिफिक नेम हो गया फियोनिक्स टेक्टाइलिफेरा। ओके, अब कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे ऑर्किड है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं। फाइकस का ट्री है वो भी बिलियन ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है। अब देखो, एक छोटा सा फाइकस का ट्री मतलब बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बनता है, तो हाउ इट इज अमेजिंग। अब इसके अंदर हमें क्या बता रखा है, बस ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, ये आप एक बार खुद पढ़ना, और अगर कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अब पढ़ते हैं हम एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, that is apomixis। apomixis क्या है, seeds produce करना without fertilization, वो apomixis हो गया। fruits produce करना without fertilization, वो parthenocarpy हो गई। ठीक है, अब apomixis का एग्जांपल जिसमें seeds without fertilization produce होते हैं उनका एग्जांपल है asteraceae family and grasses। ठीक है, and thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। apomixis में क्या है, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, इसलिए ये क्या है, asexual reproduction है, लेकिन क्या है हम प्रोडक्ट
सीड बना रहे हैं एपोमिक्सिस के थ्रू ही, जो असल में प्रोडक्ट किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसीलिए ये लाइन है कि एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये मिमिक्री किसकी कर रही है, सीड्स बनाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, बनाए जा सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा हम एपोमिक्टिक सीड्स बना भी रहे हैं। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जो एग सेल है वो विदाउट हम मियोसिस के, जैसे कोई मेगास्पोर मदर सेल थी, वो 2n थी, उसको हमने सीधा ही इक्वेशनल डिवीजन से ही क्या बना ली, हमने एग सेल बना ली, तो वो डिप्लॉइड की डिप्लॉइड रहेगी, क्योंकि हमने रिडक्शन डिवीजन मियोसिस तो किया ही नहीं, माइटोसिस से हमने एग सेल बनाई है, तो वो डिप्लॉइड है। और अब फिर उसका हम बिना फर्टिलाइजेशन उसी एग सेल का हम एम्ब्रियो बना रहे हैं। तो ऐसे होता है एपोमिक्सिस में। मोर ऑफन एज मैनी सिट्रस एंड मैंगो के अंदर क्या है, सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स हैं, वो भी क्या होते हैं, surrounding the embryo sac starts dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos। अब क्या है, कुछ तो जैसे कि एग सेल हम बोल रहे थे कि भाई वो एम्ब्रियो बना सकती है। अब क्या है, कुछ फ्रूट्स जैसे सिट्रस के अंदर एंड मैंगो के अंदर न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेलर्स के रीजन वाली सेल हैं, वो भी क्या है, एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग न्यू सेलर सेल्स होती हैं, वो भी डायरेक्ट एम्ब्रियोज बना रही हैं। और in such species each ovule contain many embryos, ठीक है, एक ओव्यूल में मैनी एम्ब्रियो होगा, एंड अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब मैं समझाती हूँ कैसे ये चीज हो रही है। देखो, मैंगो और सिट्रस के केस में ये क्या बोल रहा है कि न्यू सेलर रीजन से एम्ब्रियो बन रहा है। अब देखो, एग सेल तो एक एम्ब्रियो सैक था, उसके अंदर एग सेल कितनी होती है, एक होती है, तो वो एम्ब्रियो कितने बनाएगी, एक बनाएगी, ठीक है। वो तो हमारा एग्जांपल हो गया एस्टेरेसी और जो ग्रासेस का हम जनरल एग्जांपल बोल रहे थे। लेकिन क्या है, सिट्रस एंड मैंगो के अंदर क्या है, जो न्यू सेलर रीजन की सेल है, एग सेल नहीं है, न्यू सेलर रीजन की सेल्स। अब न्यू सेलर रीजन के कितने अंदर कितनी सेल होती है, वो तो मल्टीपल सेल्स होते हैं, तो मल्टीपल सेल्स क्या बनाएंगी, मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाएंगे, डायरेक्ट 2n से 2n एम्ब्रियोज बनेंगे। और वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मल्टीपल एम्ब्रियो का बनना, एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो का होना, वो कंडीशन होगी पॉली एम्ब्रियोनी। ओके। अब हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। अब आजकल हम हाइब्रिड्स का यूज कर रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हाइब्रिड का हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate characters and do not maintain hybrid characters। अब देखो, जो एक प्रॉब्लम हाइब्रिड, हमने एक पर्टिकुलर प्लांट हमने पैदा किया, हाइब्रिड सीड्स हमने ले लिए, लेकिन जब हम उसी हाइब्रिड सीड को उगाते हैं तो जो प्लांट बनेगा ना वो हाइब्रिड नहीं बनता। ये क्योंकि उसमें अब जब वो सीड जर्मिनेट करता है तो वो करेक्टर क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं वापस। जो हमने मिक्सिंग की थी ना हाइब्रिड बनाने में, वो अब वापस सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए वो हाइब्रिड कैरेक्टर शो नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हाइब्रिड कैरेक्टर्स। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली। हम एवरी ईयर तो हाइब्रिड सीड्स नहीं बना सकते ना, इसलिए ये कॉस्टली भी पड़ता है। Hence, the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. And if these hybrids are made into apomixes, अगर हम apomixes यूज करें, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको कैसे, कि देखो, हम जब हाइब्रिड सी, अब हमने कोई प्लांट बनाया हाइब्रिड, उसके जो फ्रूट होंगे हाइब्रिड, उसका सीड होगा वो हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस हाइब्रिड सीड को हमने मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया, तो उससे जो प्लांट बनेगा उसके अंदर वो करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, उसमें एक करेक्टर डोमिनेट करता है और वो एक करेक्टर का ही प्लांट बनेगा, ठीक है। तो अब हम हर साल क्या है, बार बार हाइब्रिड सीड्स तो यूज नहीं कर सकते, हाइब्रिड बना नहीं सकते ना। इसलिए क्या है, अगर सीधा हम हाइब्रिड को, हाइब्रिड प्लांट से एपोमिक्सिस के जरिए अगर हम करते हैं, क्योंकि हमें ना तो कोई फर्टिलाइजेशन कर रहे और ना ही कुछ मियोसिस कर रहे, तो इसलिए क्या है, वो करेक्टर लगातार डिटो कॉपी, पेरेंट्स की कॉपीज बनती जाएंगी एपोमिक्सिस के जरिए। इसलिए हम हाइब्रिड के अंदर एपोमिक्सिस का यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर।
Okay, then the farmers can keep on going using hybrid seeds to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and transfer apomictic genes into hybrid varieties. I hope you understand my points. और समरी में हमें सारा का सारा वही पार्ट दोबारा डिस्क्राइब कर रखा है, इसलिए आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ कोई नया पॉइंट मिलता है तो और कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू सून गाइस।